हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, किसी तरह से डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है, सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आपने कहा था कि मैडम 26 चैप्टर्स हैं, तो अब देखिए काव्य खंड के भी 5वें चैप्टर पर हम पहुंच गए हैं और गद्य खंड तो हमने पूरा कर ही लिया है। चलते हैं पांचवें पाठ की ओर। नाम है कवित्त, लिखा है भूषण जी ने। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीवन परिचय, उसके बाद हम चलेंगे कवित्त की तरफ, जानेंगे कवित्त क्या होते हैं, इनको किस तरह से पढ़ा जा सकता है, अर्थ क्या होगा, सब कुछ जानेंगे। साथ ही साथ इसमें निहित प्रश्न उत्तरों की भी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, कुछ भी स्किप मत करना, अदरवाइज जरा सा भी कुछ स्किप किया और वही प्रश्न या वही कुछ भावार्थ लिखने को आ गया तो फिर कहोगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ध्यानपूर्वक सुनना, समझना। साथ ही साथ हिंदी मीडियम मैग्नेट ब्रेन्स पर क्या आ गया बेटा? हिंदी मीडियम के नोट्स, कक्षा 8वीं से 12वीं तक के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दी है, क्लिक कीजिए और लाभ उठाइए। चलो अब चलते हैं हम कवि भूषण के जीवन परिचय की ओर। भूषण जी का जन्म सन 1613 में कानपुर जिले के तिकवापुर ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1613 में। ठीक है, 1613। कहते हैं भूषण निकम्मे थे। एक बार नमक मांगने पर भाभी ने ताना दिया। कहते हैं ना, लाइफ का टर्निंग पॉइंट। कमाना धमाना उनके मतलब नहीं था, वो बस ऐसे ही बैठे रहते थे। तो नमक मांगने पर भाभी ने ताना दिया कि नमक कमा कर लाए हो जो नमक दे दूं। बस उसी समय इन्होंने घर छोड़ दिया और कहा कमा कर लाएंगे तभी खाएंगे। प्रसिद्ध है कि कालांतर में इन्होंने 1,00,000 रुपए का नमक भाभी को भिजवाया। जिस भाभी ने उनको नमक देने से मना किया था ना, उसी भाभी को उन्होंने 1,00,000 रुपए का नमक भिजवाया था। हिंदू जाति का गौरव बढ़े और उन्नति हो, यह इस अभिलाषा थी उनकी। इस कारण वीर शिवाजी को इन्होंने अपना आदर्श बनाया तथा उनकी प्रशंसा में कविता लिखी। चित्रकूट नरेश के पुत्र रुद्र सोलंकी ने भी इनकी कविता सराही और इन्हें भूषण की उपाधि दी। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक, जिनमें वीर, रौद्र, भयानक और वीभत्स रसों का प्रभावशाली चित्रण है। भूषण जी ने अपने इस कवित्व में अपने प्रिय नायकों के बारे में लिखा है। कौन कौन से उनके प्रिय नायक हैं, हीरो हैं, उन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। भूषण जी शिवाजी महाराज के शौर्य एवं शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जैसे इंद्र का राज यमराज पर है, राम का राज रावण पर है, शिव का राज रति के पति पर है, परशुराम का राज सहस्त्रबाहु पर है, कृष्ण का राज कंस पर है, उजाले का राज अंधेरे पर है, उसी प्रकार वीर शिवाजी का राज इन तुच्छ मल्लेच्छों पर है। ठीक है। भूषण जी छत्रसाल महाराज के शौर्य एवं वीरता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि छत्रसाल जी की तलवार जब म्यान से निकलती है तो लगता है कि सूर्य से प्रलयंकारी किरणें निकल रही हों। उनकी तलवार उनकी दुश्मनों के गर्दन पर नागिन की तरह लिपट जाती है। जब छत्रसाल जी की तलवार चलती है तो ऐसा लगता है जैसे उनकी तलवार शिव जी और काली मां को प्रसन्न करने के लिए मुंडों की माला तथा कलेव दे रही हो, ये बताया है। अब देखो हम पढ़ते हैं कवित्त। इंद्र जिमी जंभ पर बाणव ज्यों अंब पर, इंद्र जिमी जंभ पर बाणव ज्यों अंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। कैसे? इंद्र जिमी दंभ पर बाणव ज्यों अंब पर, रावण दसंब पर रघुकुल राज है। पढ़ सकते हैं इस तरह से। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कवित्त कविता से ली गई हैं। इसके कवि भूषण जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से वीर शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि जैसे इंद्र का राज किस पर है? यमराज पर। समुद्र की अग्नि का राज पानी पर है। रावण और उसके अहंकार पर श्री राम का राज है। ठीक है, आगे है। पौन बारी बाह पर शंभुरा नेता है पर, ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम ध्वज राज है। तो यहां पर कहना चाहते हैं कि वे वीर शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से हवाओं का राज बादलों पर है, ठीक है, भगवान शिव का राज रति के पति अर्थात कामदेव पर है, और जिस प्रकार राजा सहस्त्रबाहु पर भगवान परशुराम का राज है, उसी प्रकार शिवाजी का राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर। ठीक है,
भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। तो कवि भूषण जी कहते हैं कि किसका बखान करते हैं? शिवाजी के शौर्य का। ठीक है, कि जैसे जंगलों की अग्नि का राज जंगल के पेड़ पौधे और वृक्षी डालियों पर है, जिस प्रकार मृग झुंड पर चिता का राज है, जैसे हाथियों पर शेर का राज होता है ना, वैसे ही वीर शिवाजी का राज है। तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कविता से ली गई हैं। इसके कवि भूषण जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से वीर शिवाजी के शौर्य का बखान करते हुए कवि कहते हैं, जिस प्रकार अंधेरे पर उजाले का राज है, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर श्री कृष्ण का राज है, उसी प्रकार वीर शिवाजी का राज इन तुच्छ मलेच्छों पर है। ठीक, अब कवित्व का दूसरा खंड पढ़ते हैं हम। निकसत म्यानते मयूख है, प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। अब उनके तलवार की बताई है उन्होंने कि किस तरह से जब उनकी तलवार मयान से निकलती थी तो वो दुश्मन थर थर कांप जाते थे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कविता से ली गई हैं और इसके कवि भूषण जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से वीर छत्रसाल के शौर्य और वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य से प्रलयंकारी किरणें निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार वीर छत्रसाल जी की तलवार मयान से निकलती है। जिस प्रकार प्रकाश अंधकार के समूह को खत्म कर देती है या उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, उसी तरह से तलवार, किसकी तलवार? वीर शिवाजी की तलवार हाथियों के जाल अर्थात शत्रुओं को खत्म कर देती है, उन पर विजय प्राप्त कर देती है। तो उनकी तलवार का बखान करते हुए कहा है, लागती लपक की कंठ बैरिन के नागिन सी। जब तलवार निकलकर दुश्मनों के गले तक पहुंचती है तो ऐसा लगता है जैसे नागिन की तरह लिपट गई है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, ऐसा लगता है जैसे मुंडों की माला धारण कर ली हो। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कविता से ली गई है। इसके कवि भूषण जी हैं। वे इन पंक्तियों के माध्यम से वीर छत्रसाल के शौर्य और वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि आपकी तलवार ऐसे चलती है जैसे नागिन अपने शत्रुओं के गले से लिपट जाती है और अपने शत्रु को खत्म कर देती है। ऐसा लगता है जैसे शिव जी को खुश करने के लिए आपकी तलवार मुंडों की माला चढ़ाती हो। लाल छिति पाल छत्र साल महाबाहुबली, कहां लो बखान करो तेरी करवाल को, कि मैं आपकी इस तलवार का क्या बखान करूं। अर्थात यहां पर कवि भूषण जी ने यह कहा है कि मेरे पास तो जैसे शब्द संख्या ही कम पड़ गई है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के कविता से ली गई हैं और इसके कवि भूषण है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से वीर छत्रसाल के शौर्य और वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि हे महाबाहुबली, प्यारे राजन छत्रसाल, मैं कहां तक आपकी वीरता और प्रलयंकारी तलवार का बखान करूं। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, काली कासी किला की कलेऊ देती काल को बुलाती है, ये शत्रुओं को थर थर कपाती है, ये मैं इसका बखान कैसे करूं। इसके कवि भूषण जी इन पंक्तियों के माध्यम से वीर छत्रसाल के शौर्य और वीरता का बखान करते हुए कहते हैं कि हे राजन, आपकी जो प्रलयंकारी तलवार है वह शत्रु समूह के सिर को इस प्रकार काटती है जिस प्रकार देवी का कलिका या काली रूप से रक्त बीज का संहार किया था, एकदम पूरा रक्तिम कर दिया था सब जगह। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे मां काली को प्रसन्न करने के लिए कलेऊ दे रही हो, रक्त चढ़ा रही हो। आपकी ये तलवार इस तरह की है। अब चलते हैं हम प्रश्न उत्तरों की तरफ। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है, बताइए, याद है आपको? श्री राम से की है, परशुराम जी से की है, श्री कृष्ण से की है, जलती हुई आग से की है, सूर्य की किरणों से की है। तो प्रस्तुत कविता में महाकवि भूषण ने छत्रपति महाराज शिवाजी की तुलना इंद्र, वायबाग्नि, बड़बाग्नि, समुद्र की आग, श्री राम पवन, शिव, परशुराम जंगल की आग, शेर, चीता, प्रकाश, सूर्य और कृष्ण से की है, जो सब कुछ तेजस्वी हैं उन सब से की है। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? मृगराज से क्यों की है? तो महाकवि भूषण ने अपने कवित्व में छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। महाराज शिवाजी की तुलना कवि ने इंद्र, समुद्र की आग,
श्री रामचंद्र जी पवन, शिव, परशुराम, जंगल की आग, शेर, चीता, प्रकाश यानी सूर्य और कृष्ण से भी की है। छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व में उपरोक्त तो सभी देवी देवताओं के गुण विराजमान थे। जैसे उपरोक्त सभी अंधकार, अराजकता, दंभ, अत्याचार को दूर करने में सफल हैं। ठीक उसी प्रकार मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराज शिवाजी मलैच्छ वंश के औरंगजेब से लोहा ले रहे हैं। लोहा लेना मतलब क्या? सामना करना। ठीक है, वे अत्याचार और शोषण दमन के विरुद्ध लोकहित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छत्रपति का व्यक्तित्व एक प्रखर राष्ट्रवीर, राष्ट्रचिंतक, सच्चे कर्मवीर के रूप में हमारे सामने दृष्टिगत होता है। जिस प्रकार इंद्र द्वारा यम का, वड़वाग्नि द्वारा जल का, घमंडी रावण का दमन श्री राम जी करते हैं, ठीक उसी प्रकार शिवाजी का भी व्यक्तित्व है। पवन जैसे बादलों को तितर बितर कर देता है। शिव के वश में कामदेव हो जाते हैं। सहस्त्रार्जुन पर परशुराम की विजय होती है। दावाग्नि जंगल के वृक्षों की डालियों को जला देती है। जैसे चीता, शेर, मृग के झुंडों पर धावा बोल देता है, ठीक उसी प्रकार हाथी पर सवार हमारे छत्रपति शिवाजी मृगराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार का साम्राज्य विनष्ट हो जाता है, कृष्ण द्वारा कंस पराजित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार औरंगजेब पर हमारे छत्रपति भारी पड़ रहे हैं। हमारे देवताओं एवं प्रकृति के अन्य जीवों की तरह गुण संपन्न शिवाजी का व्यक्तित्व है। वे देशभक्ति और न्याय के प्रति अटूट आस्था रखने वाले भूषण के महानायक हैं। उनके व्यक्तित्व और शीर्ष के आगे शत्रु फीके पड़ गए हैं। महावीर शिवाजी भूषण के राष्ट्र नायक हैं। इनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों को कवि ने अपनी कविताओं में उद्घाटित किया है। छत्रपति शिवाजी को उनकी धीरता, वीरता, न्यायोचित सद्गुणों के कारण ही मृगराज के रूप में चित्रित किया गया है। अगला है छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। ऐसी है तलवार जो शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रस्तुत कविता में महाराजा छत्रसाल की तलवार सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड है। उनकी तलवार की भयंकरता शत्रु दल को थर्रा देती है, थर्रा उठते हैं। उनकी तलवार युद्ध भूमि में प्रलयकारी सूर्य की किरणों की तरह म्यान से निकलती है, तेज, और साथ ही साथ वह विशाल हाथियों के झुंड को क्षण भर में काट काट कर समाप्त कर देती है। हाथियों का झुंड गहन अंधकार की तरह प्रतीत होता है। जिस प्रकार सूर्य किरणों के समक्ष अंधकार का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार तलवार की तेज आग अंधकार रूपी हाथियों का समूह भी मृत्यु को प्राप्त करता है। छत्रसाल की तलवार ऐसी नागिन की तरह है जो शत्रुओं के गले में लिपट कर उनको लहू लुहान कर देती है। ऐसा लगता है जैसे मां काली ने मुंडों की माला धारण कर ली हो और मुंडों की भीड़ लगा देती है। लगता है कि रुद्रदेव को रिझाने के लिए ऐसा कर रही है। महाकवि भूषण छत्रसाल की वीरता से मुग्ध होकर कहते हैं कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का गुणगान कहाँ तक करूं, जितना भी करूं कम ही है। आपकी तलवार शत्रु योद्धाओं के कटक जाल को काट काट कर रणचंडी की तरह किलकारी भरती हुई काल को भोजन कराती है। ये है छत्रपति की तलवार। नीचे लिखे अवतरणों का स्पष्ट करें अर्थ। लागति लपकी कंठ बैरन के नागिन सी, हृदय रिझावे दे दे मुंडन की माल को। आपकी तलवार जब दुश्मनों की या शत्रुओं के सरों को काटती है, उनके मुंडों का ढेर लगा देती है, ऐसा लगता है मानो रुद्र महाकाल को प्रसन्न कर रही हो। प्रस्तुत पंक्तियां भूषण की काव्य कृति छत्रसाल दशक से संकलित की गई है, कविताओं से ली गई। इन पंक्तियों में महाकवि भूषण ने छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा की है। छत्रसाल की तलवार नागिन के समान है। वह शत्रुओं के गर्दन से लपट कर जा मिलती है और देखते देखते नरमुंडों का ढेर लगा देती है, मानो भगवान शिव को रिझा रही हो। इस प्रकार छत्रसाल की तलवार की महिमा गान कवि ने किया है। छत्रसाल की तलवार का कमाल प्रशंसा योग्य है। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार अर्थात जहां कहीं कोई भी वर्ण की आवृत्ति हो जाती है, वहां पर हो जाता है अनुप्रास अलंकार। यहां भी हो रहा है, देखो रा की आवृत्ति भी हो रही है, ला की आवृत्ति भी हो रही है। ठीक है, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। भयंकर रूप के चित्रण के कारण रौद्र रस का भी यहां पर रूप देखने को मिलता है।
प्रति भट्ट कटक कटीले केते काटी काटी काली कासी किला की कलेऊ देती काल को। ऐसा लगता है इस अवतरण में रस कौन से वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने महाराजा छत्रसाल की तलवार का गुणगान किया है और ये विशेषता बताई है कि छत्रसाल बुंदेला की तलवार इतनी तेज धार वाली है कि पल भर में ही शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काट काट कर समाप्त कर देती है। साथ ही काल को भोजन भी प्रदान करती है। यह तलवार साक्षात कालिका माता के समान है। वैसा ही रौद्र रूप छत्रसाल की तलवार की धारण कर लेती है। यह अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा देखने को मिलती है। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं, वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे विशिष्ट हैं? रीतिकाल जहां प्रेम की बातें होती थी, तो महाकवि भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, किंतु इन्होंने रीति निरूपण में श्रृंगारिक कविताओं का सृजन किया। उन्होंने अलंकारिकता का प्रयोग अपनी कविताओं में अत्यधिक किया है। रीति के काव्य के कवियों की प्रवृत्तियों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली है मुख्य प्रवृत्तियां, रीति निपुंज तथा श्रृंगारिकता, और दूसरी है गौण प्रवृत्तियां, राज प्रशस्ति, वीर काव्य, भक्ति तथा नीति। रीति निरूपण के आधार पर रीति कवियों के दो वर्ग हैं, सर्वांग निरूपण तथा विशिष्टांग निरूपक। ठीक है, सर्वांग निरूपण काव्य के समस्त अंगों पर विवेचन किया है। इसमें समस्त रसों के निरूपक आ जाता है, श्रृंगार रस निरूपक आ जाता है, श्रृंगार रस के आलम्बन नायक नायिकाओं के भेद अपभेद की निरूपक भी आ जाता है। अब हम चलते हैं, आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावी कौन है और क्यों? द्वितीय छंद जहां पर तलवार का वर्णन किया है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो यहां पर इसमें महाकवि भूषण ने राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी के वीरोचित गुण का वर्णन किया है। कवि ने अपने कवित्व में छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व के गुणों की तुलना अनेक लोगों से करते हुए लोक मानस में उन्हें महिमा मंडित करने का काम किया है। कवि ने कथन को प्रभावकारी बनाने के लिए अनुप्रास और उपमा अलंकार का भी प्रयोग अपनी कुशलता का परिचय दिया है। वीर रस में रचित इस कवित्व में अनेकों प्रसंग की तुलना करते हुए शिवाजी के जीवन से तालमेल बिठाते हुए एक सच्चे राष्ट्रवीर के गुणों का बखान किया है। इंद्र, राम, कृष्ण, परशुराम, शेर, पवन के आदि गुणों के कर्म धर्म से शिवाजी के व्यक्तित्व की तुलना की गई है। वीर शिवाजी शेरों के शेर हैं, जिन्होंने अपने अभियान में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाषा में ओजस्विता, शब्द प्रयोग में सूक्ष्मता, कथन के प्रस्तुतिकरण की दक्षता भूषण के कवि गुण है। अनेक भाषाओं के ठेठ और तत्सम तद्भव शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुन लिए हैं और यह भी समझ में आ गया है कि छत्रपति शिवाजी क्या थे। ऐसे ही नहीं है नाम इनका अमर, अमर गाथा लिखी जाती है छत्रपति शिवाजी की, और कवि भूषण ने बहुत ही सुंदर तरीके से छत्रपति शिवाजी का वर्णन किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपने सुना है और समझ में अवश्य आया होगा। कोई भी प्रश्न यदि आता है तो बहुत अच्छे से सोच समझकर उत्तर लिखिएगा, अंक अवश्य मिलेंगे। हम सभी आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।